भाभी, शीशे पर क्या गुस्सा निकाल रही हो? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई साल पहले से ही जानती थी आज का ये दिन तुम्हें ना देखना पड़े, इसलिए तो सदा टोकती रही हूँ कि अपना व्यवहार इतना भी हल्का ना बनाओ। मेरा व्यवहार हल्का है? सदा की तरह भाभी ने आंखें तरेरी। तू होगी हल्की, तेरा सारा खानदान होगा हल्का। भैया और भतीजा पास ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी और माँ के व्यवहार पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हूँ। नाराज थी भाभी भाई से। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओछा व्यवहार और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना। जब तक सहा गया सहती रही और जब लगा अब नहीं सह सकती पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, बच्चों की तरह उनका लड़ पड़ना अभी गया नहीं है। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई। मेरे खानदान को छोड़ो भाभी, तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो खानदान पर उतर आई हो। आधी उम्र में इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो ये भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही जो हम उल जुलूल बकते रहे। आज सवाल हमारे बच्चों का है कि हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है चंदा। तेरी ही ससुराल के है ना उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहाँ लगने नहीं देती। मेरी ससुराल में जब बेटी का रिश्ता किया था तब क्या मुझसे पूछा था तुमने? भाभी भैया, आपने भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। कोई बुरी आदत तो नहीं? भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको जिसके सामने वह पला बड़ा है। तब तो मैं आपको दुश्मन नजर आती थी कि कहीं रिश्ता ही ना टूटवा दूं। मुझे तो पता ही तब चला था जब मेरी चचिया सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपने ससुराल में कि आने वाली मेरी सगी भतीजी है जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। गला भर आया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचिया सास ने भी इसी अनबन का फायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला लिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बच्ची वहाँ सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूँ? ना मैं कल किसी गिनती में थी और ना ही आज किसी गिनती में हूँ। उसी का बदला ले रही है ना चंदा। तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे। मेरा घर तो उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है भाभी। भला मेरी जूती के नीचे वे कैसे रह सकती है? सच तो यह है कि जो कलह तुम सदा यहाँ डालती रही हो उसी को अपनी बच्ची के संस्कारों में गूंथ कर तुमने साथ बांध दिया है। एक तो सोना उस पर सुहागा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डला रहता जिस तरह भैया डालते रहे हैं, लेकिन वहाँ वह भी तो सहारा नहीं है। शराबी चरित्रहीन पति पत्नी को नंगा करने में लगा रहता है और पत्नी पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं, लड़का अच्छा नहीं, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आंखों पर रखते हैं। पति को समझाए, उसे सुधारने का प्रयास करें। कैसे समझाए उसे? मेरी बेटी, उसके तो 10-10 हजार चक्कर हैं। कई कई दिन वह घर ही नहीं आता। ऊपर से तू भी उसी को दोष देती है। तो क्या करूं मैं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत मान देते हैं तो उन्हीं का मान रखकर घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करें। मेरे दोष देने या ना देने का कोई अर्थ नहीं है। भैया, मैं कब उसके घर जाती हूँ? तुमने इतना प्यार ही कहाँ छोड़ा है कि वह बुआ के घर आना चाहे या मैं ही उसे अपने घर बुलाऊं।
तुम्हारे परिवार से दूर ही रहने में मैं अपना भला समझती हूँ। मन भर आया मेरा और मैं अतीत में विचरण करने लगी। यही वह घर आंगन है जहाँ मैं और भैया दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। अच्छा संस्कारी परिवार था हमारा, मगर भाभी के आते ही सब बिखर गया। छोटे दिलो दिमाग की भाभी की जवान गज भर लंबी थी। कुदरत ने शायद लंबी जवान देकर ही बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास कर दिया था, जिसका भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। अवाक रह जाते थे हम सब, बच्चों की तरह लड़ पड़ती थी मुझसे। समझ में नहीं आता था कि भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता है तो जाता कैसे है। एक पढ़ा लिखा सभ्य इंसान किसी दूसरे पर सीधा सीधा आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचता है कि बरसों का रिश्ता कहीं टूट ही ना जाए। लेकिन भाभी तो अपनी जरा सी चीज आगे पीछे होने पर भी झट से मुझ पर आरोप लगा देती थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्तब्ध रह जाती थी मैं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी। पहले तो सब मुझे शक से देखते रहते थे, फिर धीरे धीरे समझ गए कि ये सब भाभी के ही दिमाग की उपज है। ये क्या हो गया है तुम्हें चंदा? तुम भाभी से झगड़ा क्यों करती हो? उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या भाभी से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा तुम्हें? भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। ये क्या कह रहे हैं भैया? तब समझ में आया भैया के खिंचे खिंचे रहने का कारण। मैंने भाभी के पैसे निकाल लिए। नहीं तो भैया, जरूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूंगी। भाभी के पैसे चुराऊंगी क्यों मैं? भाभी हर पल वह किसी ना किसी पर कोई ना कोई लांछन लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर पल अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा रहता था। लगता हम सब चोर हैं जो बस भाभी के ही सामान पर नजर गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या ये लड़की? गुस्से में बोल पड़े थे पिताजी। जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या जो इसी के सामान पर हमारी नजरें रहे? बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम? कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है। इसके आने से 2-3 साल बीतते बीतते मेरी शादी हो गई थी और माँ पिताजी ताऊजी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े थे और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे इस प्रयास में सारे बंधन तोड़ दिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब जब मैंने आखिरी बार मायका देखा था। भैया भाभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते, जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी, वरना मैंने तो मायके की ओर से कभी के हाथ झाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं ये सोच कर नहीं आई कि क्या पता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, तभी मैं इस कहानी का पार्ट 2 लेके आऊँगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।